पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल सिस्टम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल सिस्टम या नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल सिस्टम, या आप इसी को नेचुरल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, नेचुरल क्लासिफिकेशन। बेटा जैसे हमें पता है कि इससे पहले हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। उसी तरह हम देखेंगे कि ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये किस चीज पे बेस्ड है। तो बेटा इसमें एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया गया था, उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये किस चीज पे बेस्ड था। तो सबसे पहला इसका बेसिक लिखेंगे, किस पे बेस्ड है भाई। तो एक तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और हमें अब बेटा पता है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, या एक्सटर्नल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, हम अपीयरेंस ही लिख दे रहे हैं। उसके साथ साथ बेटा इसमें दूसरा चीज जो इंक्लूड किया गया था, एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था। तो दूसरा इंक्लूड किया गया था इंटरनल कैरेक्टर। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में या एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो कौन कौन से कैरेक्टर थे, इंटरनल कैरेक्टर में किन कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था। तो बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर पहला चीज हैबिटेट को लिया गया था, दूसरा बेटा लिया गया था कलर ऑफ प्लांट, तीसरा चीज लिया गया था शेप ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ, चौथा बेटा लिया गया था नंबर ऑफ लीफ। ये तो हो गया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एक्सटर्नल अपीयरेंस में किन चीजों को इंक्लूड किया गया था। उसी तरह बेटा जो इंटरनल कैरेक्टर था, इस इंटरनल कैरेक्टर के अंदर क्या क्या लिया गया था। तो सबसे पहले एनाटॉमी लिया गया था, उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पे बेटा एम्ब्रियोलॉजी, और एक लास्ट लिया गया था फाइटोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी क्या होता है बेटा, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका हैंड है, आपने इसे कट किया, ये एनाटॉमी हो गया। इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक सेल का एम्ब्रियोलॉजी, हर एक सेल का क्या कंपोजिशन है, फाइटोकेमिस्ट्री। या तो आप ऐसे याद कर लो कि हाथ को कट किया, एनाटॉमी हो गया, उसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, हर एक सेल का एम्ब्रियोलॉजी कैसे बना हुआ है, हर एक सेल का कंपोजिशन फाइटोकेमिस्ट्री। या तो आप ऐसे करके याद कर लो, या आप इस चीज को एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक है बेटा URP, यू से बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, P से फाइटोकेमिस्ट्री, E से एम्ब्रियोलॉजी और A से एनाटॉमी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर भी इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर किया था। ठीक है, अब उसके बाद बेटा अगर हम बात करें नेचुरल सिस्टम या नेचुरल क्लासिफिकेशन में, तो इसमें अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, नेचुरल एफिनिटी बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम ये नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड है। एफिनिटी का मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, रिलेशनशिप, कौन पहले आया, किसके बाद कौन आया। ठीक है, अब बेटा अगर देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम में जो सबसे पहली बार किन साइंटिस्ट ने वर्क किया था, तो वो जॉनरे ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहली बार किन्होंने वर्क किया था, तो हम लिख सकते हैं कि पॉइनियर। पॉइनियर का मतलब सबसे पहली बार, पॉइनियर वर्क बाई जॉनरे। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट या थ्योरी माना गया है, वो किसका क्लासिफिकेशन माना गया, बेंथम एंड हुकर का। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। अब बेटा
ये जो बेंथम एंड हुकर, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया या नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर काम किया। तो इनके क्लासिफिकेशन का या इनके मॉडल का एक नाम तो होगा, तो वो नाम था, इन्होंने दिया था बेटा, क्या दिया था, इन्होंने थ्योरी का नाम रखा नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया था। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा था, इसके अंदर क्या चीजें उन्होंने दिया था, क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन भी फेल हुआ है। ठीक है, ओके। अब बेटा अगला हमारा पॉइंट है, बोथ बेंथम एंड हुकर are related to रॉयल बोटेनिकल गार्डन। अब बेटा ये जो बेंथम एंड हुकर थे, दोनों के दोनों आर रिलेटेड टू रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में, यानी इस बोटेनिकल गार्डन के अंदर दोनों का दोनों के कुछ न कुछ योगदान रहे होंगे, किनके, बेंथम एंड हुकर के। ठीक है, अब दोस्त मुझे ये बताना है कि ऐसे साइंटिस्ट जो बोटेनिकल गार्डन के अंदर वर्क करते हैं, उन्हें एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, उन साइंटिस्ट को क्यूरेटर। ठीक है, यानी हम एक सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं, द साइंटिस्ट who work in botanical garden are called curator। बेटा ऐसे साइंटिस्ट जो किसी न किसी बोटेनिकल गार्डन के अंदर वर्क करते हैं, उन साइंटिस्ट को एक स्पेशल टर्म देते हैं, वो टर्म है क्यूरेटर। यानी यहां पे हम जॉर्ज बेंथम और हुकर के लिए क्यूरेटर टर्म यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर वर्क किया है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्या था, यानी कि हमें पता है कि बेंथम एंड हुकर, इन्होंने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। बेटा स्पर्मेटोफाइटा का क्या मतलब होता है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड है। ठीक है, यानी सीड बियरिंग प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट। अब इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 202 फैमिली दिया। ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, और इस स्पर्मेटोफाइटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। बेटा इन्होंने सबसे पहले डाइकोटिलिडनी को रखा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोटिलिडनी को रखा। तो सबसे पहले किसे रखा, डाइकोटिलिडनी, उसके बाद में बेटा दूसरे नंबर पे जिम्नोस्पर्म रखा, और लास्ट में बेटा मोनोकोटिलिडनी को रखा। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले डाइकॉट को रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा, फिर मोनोकॉट को रखा। ठीक है, इसे लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप डाइकोटिलिडॉन लिखो और लास्ट में ए जोड़ दो, आप मोनोकोटिलिडॉन लिखो, लास्ट में ए जोड़ दो। ठीक है, तो इन्होंने डाइकॉट को सबसे पहले रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा, फिर मोनोकॉट को रखा। ठीक है, अब बेटा इनसे गलती क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो इनका जो ड्रॉबैक था, क्यों ये नेचुरल क्लासिफिकेशन फेल हुआ, तो बेटा जो ड्रॉबैक था वो केवल एक ही है, डिड नॉट कंसिडर्ड फाइलोजेनी। अच्छा, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये मतलब होता है फाइलोजेनी का। ठीक है, अब बेटा हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए हैं,
उसके बाद में क्या आए हुए हैं, तो डाइकॉट आए हुए हैं। फिर उसके बाद में क्या आए हुए हैं, तो मोनोकॉट आए हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा, जबकि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म पहले आए हैं, फिर डाइकॉट आए, फिर मोनोकॉट। इन्होंने तो डाइकॉट को पहले रखा, जिम्नोस्पर्म को बीच में कर दिया और मोनोकॉट को लास्ट में रखा। ठीक है, तो इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया, जिसकी वजह से जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो गलत हुआ। ठीक है, इसके बाद जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वही एक्चुअली आज भी माना गया है और वही सही है। ठीक है, ओके।